दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। दोस्तों, ये कहानी जो कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देने में बिल्कुल कायम है, ये उस समय की तरह है जब साल 2009 का वक्त था। इसके बावजूद हमारे गांव के करीब पड़ने वाले एक जंगल के भीतर भील नामक एक जनजाति का वास था। वो जनजाति अक्सर उसी हाईवे के करीब अपना डेरा जमाए रखती थी, जिसके करीब से अक्सर गाड़ियों की काफी चहलकदमी रहती थी। इस घटना का प्रारंभ इसी जनजाति के एक शख्स से हुआ था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी जंगल के पास मौजूद एक छोटे से गांव का निवासी हूं और ठीक उसी के पास ही इस घटना ने अपना खौफ प्रचलित किया था। एक दिन मेरे गांव वालों को पता चला कि हमारे गांव से दूर एक भील की लाश मिली है, और तो और उस लाश की दशा इतनी ज्यादा खराब है कि कमजोर दिल वाला इंसान अपनी जान वहीं गंवा दे। दोस्तों, उस जोरदार मौत के बाद उस जगह एक अलग ही आतंक सा मच गया। सभी के अंदर एक शक्ति का नाम गूंजने लगा, लेकिन मेरे गांव के अंदर मौजूद बड़े स्तर के लोगों का मानना था कि इन निजी जनजाति के लोगों द्वारा फैलाई गई ये सिर्फ एक गलतफहमी है। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि इस गांव के अंदर अब सच में किसी काली ताकत का साया आ चुका है, पर इस बात को सहमति देने वाले बेहद ही कम लोग थे। जैसे तैसे धीरे धीरे इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन दोस्तों, बाद में जो हुआ उसे देखकर गांव का हर इंसान ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया, क्योंकि आने वाले समय में उस खौफनाक जंगल में 4 लाशें और मिली। उनकी भी दशा वही थी जिस प्रकार से उस भील की दशा हुई थी। सबका शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका था। उसे देखने के बाद अच्छों की रूह कांप उठी थी। उसका वो रूप सच में बेहद भयानक था। हालांकि मैंने उनकी ये दशा नहीं देखी, लेकिन गांव वालों के अनुसार उनका रूप सच में बहुत डरावना था। अब तो गांव के कुछ लोगों को छोड़कर सभी को यह विश्वास हो चुका था कि इस गांव के अंदर जरूर किसी आत्मा का प्रकोप है। वो मानने लगे थे कि जरूर इस गांव के अंदर कोई राक्षस या फिर कोई अनजानी शक्ति है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रही है। पर यह बात गांव के सभी लोगों से छुपी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस गांव के ऊपर अपना दहशत का माहौल मचा रही है। साथ ही एक सवाल यह भी था कि आखिरकार वो ऐसा कर ही क्यों रही है। सभी लोगों को पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन इसी बीच मेरे गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हरगिज़ इन चीजों पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनमें से एक मेरे अंकल सुमेर भी थे, जो कि लगातार इन बातों को गलत साबित करने की कोशिश करते थे, पर हर बार उनका दाव उल्टा उनके ऊपर ही पड़ जाता था। कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसा खौफनाक किस्सा जिसने इस बार गांव को पूरे तरीके से दहशत की स्थिति में डाल दिया था, जिसकी वजह से पूरा गांव कुछ दिनों के लिए खामोश हो गया। पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कि गांव के अंदर किसी की मौत हुई हो। दोस्तों, दरअसल कुछ ही दिन पहले गांव का एक लड़का जिसका नाम सुनील था, वो अपनी गाड़ी लेकर उस सड़क को पार कर रहा था जिस सड़क पर पहले भी काफी सारे हादसों ने जन्म लिया था। लेकिन इससे पहले ही वो गाड़ी एक खाई में फंस गई, और पता नहीं क्यों पर वो खाई आई तो आई कहां से, क्योंकि इससे पहले वहां पर ऐसी कोई खाई थी ही नहीं। ये सच में एक हिला देने वाली बात थी। जब गांव वालों ने इसके बारे में रिसर्च किया तो वो भी नहीं जान पाए। इसी बीच उसकी गाड़ी एकदम से पलट गई और उनके साथ जो रिश्तेदार बैठे हुए थे उनकी मौत हो गई। लेकिन उसका एयरबैग जल्द ही बाहर निकल गया, जिस कारण उसकी जान तो बच गई, पर वो अपने सहपाठी की जान बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। बस एक यही वजह है कि वो आज तक अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। अब दोस्तों, उसकी किस्मत का खेल तो देखो, गाड़ी पलटने के बावजूद भी उसे खरोच तक नहीं आई, उल्टा उसके रिश्तेदार जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पर दोस्तों, ये सिर्फ कहने या सुनने में आसान लगता है, लेकिन जिसके साथ ये हादसे होते हैं वही जान सकता है। रिश्तेदारों की मौत का गांव के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि गांव के अंदर किसी भी पक्षी की आवाज तक नहीं सुनाई थी। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि शांति भी कभी कभी भंग हो जाती है।
खैर धीरे धीरे गांव ने भी अपने उस पुराने रूप को आजमाना शुरू कर दिया। जिस खुशी के माहौल के कारण वो गांव चर्चा में भी था, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। उल्टा कुछ दिनों के बाद ही इस खुशी के माहौल ने अलविदा कह दिया। दरअसल एक रात जब राजीव साहब अपनी बाइक से हमारे गांव के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें उस वक्त रात काफी हो चुकी थी। जब वो गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो गांव में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही बनी हुई थी। उन्हें उस वक्त अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस कब्रिस्तान की दूरी गांव से लगभग 4 किलोमीटर की थी। पर सवाल ये था कि वो 4 किलोमीटर आगे कैसे पहुंच गए। इस बात को समझ पाना उनके लिए भी लगभग असंभव था। और जब वो उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने की हिम्मत करने लगे तो न जाने क्यों उसका दरवाजा ही नहीं ढूंढ पाए। पर भला ऐसा कैसे संभव था? उस कब्रिस्तान की मरम्मत करते समय उनका भी बड़ा हाथ था। उन्हें तो उस कब्रिस्तान का दरवाजा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस दरवाजे को ढूंढ पाने में नाकाम रहे। उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी शक्ति ने उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। वो जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले अपनी बाइक की लाइट जलाई, तब भी उन्हें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। उन्हें ये बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार ये कब्रिस्तान इतना बड़ा कैसे हो गया। कब्रिस्तान का इतना बड़ा होना सच में एक हिला देने वाली बात थी। राजीव साहब, जो कि गांव के एक इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ काफी अनुभवी व्यक्ति भी थे, लेकिन आज उनके लिए भी काफी ज्यादा जाल बिछाए गए थे। वो जोर जोर से किसी को आवाज देने लगे, लेकिन खंडर पड़ी उस जगह पर किसी का नामो निशान तक नहीं था। और तो और वहां 4 किलोमीटर के दायरे में किसी का घर भी नहीं था। लिहाजा राजीव साहब ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उसका एक्सीलेटर दबाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पर दूसरे ही पल उनकी बाइक आगे ही नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, भयानक अंधेरे के बीच इस कदर हादसों का जन्म लेना सच में काफी डरा देने वाली बात थी। इसके बाद जब राजीव साहब ने पिछले टायर की ओर ध्यान दिया तो यकीनन उनकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले पाई। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। दरअसल उन्होंने देखा कि एक हाथ जिसने उनके टायर को जकड़ रखा था, और ठीक यही वजह थी कि बाइक आगे बढ़ पाने में नाकामयाब थी। बाइक लगातार बस उसी जगह पर खड़ी होकर जम सी चुकी थी। ऐसे भयानक दृश्य को देखते ही राजीव साहब तुरंत बाइक से नीचे उतरे और पैदल पैदल ही उस कब्रिस्तान में भागने लगे। वो लगातार भागते रहे, लेकिन उन्हें दरवाजे का कोई ठिकाना नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी मायावी जाल में फंस गए हो, और अब उनके लिए उस जाल से निकलना भी लगभग नामुमकिन सा हो गया था। पर इसी बीच उन्हें याद आया कि उन्होंने कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे एक बड़ी सी लाइट का निर्माण करवाया था। पर दोस्तों, अगर वो एक कब्रिस्तान था तो वो लाइट आखिर कहाँ गायब हो गई? खैर, राजीव साहब चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वो लाइट दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे उनका कलेजा मुंह तक आ अटका, क्योंकि उन्हें तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यहां से निकलने का दरवाजा कहाँ है, जबकि वो चारों तरफ घूमकर आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद वो थक हार कर वहीं मिट्टी के ऊपर लेट गए। वो पूरे तरीके से हार मान चुके थे। वो उस मिट्टी पर लेटकर भगवान हनुमान जी का जाप करने लगे। वो बस इतना ही चाहते थे कि जल्द से जल्द वो इस जगह से निकलने में कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों, जो इंसान हार मान चुका होता है उसके लिए कठिनाइयों से लड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बस यही सोचकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखों के खुलते ही उन्हें एक और झटका लगा। उन्होंने खुद को एक 4 दीवारी में लेटे हुए पाया। हालांकि उस दीवार की छत नहीं थी, और तो और उनके ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे। उन बादलों की गड़गड़ाहट खौफनाक जगह की गवाही दे रही थी। इसी बीच चमगादड़ों के एक झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण वो इधर से उधर छटपटाने लगे। उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। चमगादड़ के झुंड ने उन पर इस कदर धावा बोला था,
यकीन मानिए उनके शरीर से खून तक बाहर निकलने लगा था। वो बस एक बुरी अवस्था में पहुंच चुके थे। हालांकि अब उनका पूरा शरीर हार मान चुका था, लेकिन उनके अंदर का जुनून अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। खैर, उन्होंने हिम्मत की और उठने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा, कहते हैं कि जब इंसान किसी मुसीबत में पेश आता है तब तब भगवान उसकी मदद करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर आंधी और तूफान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो प्राकृतिक रूप अपना सौंदर्य बिगाड़ रही हो। कड़कती हुई बिजली, चारों तरफ का माहौल एकदम बिगड़ चुका था। लेकिन अभी भी राजीव साहब अपनी आंखें बंद करके जमीन पर लेटे हुए थे। इसी बीच उनकी आंखों के ऊपर एक जोरदार रोशनी पड़ने लगी। आंखें खुली तो पाया कि ठीक उनके सामने कब्रिस्तान का वही दरवाजा था जिसे ढूंढ ढूंढ कर उनकी ये हालत हो चुकी थी। बस फिर क्या था, राजीव साहब अपना वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से अपनी बाइक के पास पहुंचे। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और वो तुरंत वहां से निकल गए। पूरे रास्ते उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान के अंदर लेटे हुए थे और तो और अचानक दरवाजा कहां से आ गया, मैं आखिरकार वहां कैसे पहुंचा। इसी तरह के अनेक विचारों ने उनके ऊपर डेरा जमा लिया था। फिर वो रात के लगभग 3:30 बजे अपने घर पहुंचे। उन्होंने अब तक की पूरी कहानी के बारे में अपने घर वालों को भी बताया। साथ ही वो आज भी ये नहीं जान पाए कि आखिर उस दिन वो उस कब्रिस्तान के दरवाजे के पास कैसे पहुंचे। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने उनकी मदद की। ये बात अब तक एक रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानना है कि हो ना हो ये मदद उनके पूजनीय भगवान हनुमान जी ने ही की होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको मनीष की ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए लॉन्ग स्टोरी नहीं ला पाया। वैसे अक्सर मैं संडे वाले दिन थोड़ी लंबी कहानी डाल दिया करता हूं, पर क्या करें, हर बार समय एक जैसा नहीं होता। फिलहाल मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।